अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद महमूद, आप सब लोगों को मेरी तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में और जो अपने मुल्क से बाहर जाने का सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी ऐसे मुल्क में जाके पढ़ें जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो और अपॉर्चुनिटीज देने के साथ साथ कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप हो। तो क्यों ना आज मैं आप लोगों को कोई ऐसे कंट्री के बारे में बताऊं जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी जाती है। और इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आप लोगों को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं जिस स्कॉलरशिप की बात करने जा रहा हूँ वो है तुर्की मिसलारी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप तुर्की की गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है उन टैलेंटेड तलबा के लिए जो कि चाहते हैं कि वो एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में अपनी तालीम हासिल करें और इसके साथ साथ हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज उनके लिए मुयसर हो। ये तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी जाती है जो कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है। इसका मकसद दुनिया के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल एजुकेशन का मौका देना है। इस स्कॉलरशिप के जरिए हर साल पूरी दुनिया से तकरीबन 5000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है जिसमें बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। ये एक हाई कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप होती है और ये फुली मेरिट बेस पे होती है। बगैर वक्त ज़ाया किए तो आए चलते हैं तुर्की मिसलारी स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। जो लोग चाहते हैं कि इस मौके से फुल फायदा उठाएं वो मेरे साथ जुड़े रहिए और ये वीडियो एंड तक देखें। तो चले बात करते हैं अब स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के बारे में। पहले नंबर पर ये स्कॉलरशिप आपको फुल ट्यूशन फी कवर देती है। आपको अपने प्रोग्राम की कोई भी फी नहीं देनी पड़ती। अगर आप इस स्कॉलरशिप को हासिल कर लेते हैं तो चाहे आप बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी में हो तो आपकी पूरे प्रोग्राम की फी ये स्कॉलरशिप कवर करती है। इस स्कॉलरशिप के जरिए आप तुर्की की टॉप वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पे आके इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में पढ़ सकते हैं। नंबर 2 पे है एकोमोडेशन। अगर आप इस स्कॉलरशिप के जरिए आएंगे तो आप लोगों को ये अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे जो कि बिल्कुल मुफ्त होगी। आप लोगों को कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे अकोमोडेशन के। अकोमोडेशन मतलब रिहाइश। तो आप लोगों को ये हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आप लोगों का खाना पीना, रहना सहना और यहाँ तक के हॉस्टल में जो जो फैसिलिटीज होती है वो सब आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तीसरे नंबर पर आती है फ्लाइट टिकट्स। अगर आप इस स्कॉलरशिप को विन कर जाते हैं तो ये आप लोगों को फ्लाइट टिकट्स देते हैं, एक बार अपने कंट्री से तुर्की जाने का और एक बार तुर्की से वापस आने का। चौथे नंबर पर आती है फ्री तुर्किश लैंग्वेज कोर्स। अगर आप लोग इस स्कॉलरशिप के जरिए आते हैं और आप लोग तुर्किश लैंग्वेज में अपनी तालीम हासिल करते हैं तो यहाँ पे ये आप लोगों को 1 साल के लिए फ्री तुर्किश कोर्स भी कराते हैं ताकि आप तुर्किश लैंग्वेज में अपनी स्टडी जारी रख सकें। इसके अलावा आप लोगों को ये हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ मंथली स्टाइपेंड भी देती है। मेरा मतलब कि हर महीना वजीफा भी तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। मंथली स्टाइपेंड के हवाले से अगर बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ये 3500 तुर्किश लीरा पर मंथ देते हैं और मास्टर्स के लिए 5000 तुर्किश लीरा पर मंथ देते हैं। इसके अलावा पीएचडी के स्टूडेंट्स को ये लोग 6500 तुर्किश लीरा पर मंथ देते हैं। तो आइए चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जी हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका बहुत ही आसान है। वो स्टूडेंट्स जो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि उनके हाई स्कूल में, मेरा मतलब कि एफएससी में उनके मार्क्स मिनिमम मार्क्स 70% होनी चाहिए और उनकी एज 21 ईयर से कम होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर आते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स। वो लोग जो मास्टर प्रोग्राम के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो उनके मार्क्स मिनिमम 75% होने चाहिए और उनकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर आते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स। वो लोग जो पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए एज लिमिट 35 साल से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा जो लोग रिसर्च बेस पे आना चाहते हैं तो उनके लिए एज लिमिट 50 साल से कम होनी चाहिए। वो स्टूडेंट्स जो हेल्थ साइंसेज के रिलेटेड फील्ड्स पे आना चाहते हैं, मेरा मतलब मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या फार्मेसी के फील्ड्स पे उनके लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा हाई है। उनके लिए मिनिमम मार्क्स जो है वो 90% होने चाहिए। और इसके बाद कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि किस कंट्री से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं ये बता दूं कि इस स्कॉलरशिप के लिए दुनिया के तमाम तर मुल्कों से अप्लाई कर सकते हैं आप, चाहे आप जिस भी मुल्क से हों, लेकिन सिर्फ ये है कि आप तुर्की से ना हो, मतलब कि आपके साथ तुर्किश ब्लू कार्ड नहीं होना चाहिए, तुर्किश सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस भी कंट्री से हो आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। एक और मजे की बात ये भी बता दूं कि वो स्टूडेंट्स जो अभी एफएससी पार्ट 2 में हैं या बैचलर के 7 सेमेस्टर में हैं तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक शर्त है कि वो ये श्योर करें कि वो
अपनी फुल डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट अगस्त 2025 से पहले वो इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में पहले नंबर पर आता है आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट, दूसरे नंबर पर आता है आपका रिसेंटली फोटोग्राफ, तीसरे नंबर पर आता है नेशनल एग्जाम रिजल्ट्स। ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हैं तो ये एक अच्छी बात है। चौथे नंबर पर आता है आपके डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट्स। पांचवें नंबर पर आता है इंटरनेशनल एग्जाम रिजल्ट्स। अगर आपने GRE, GMAT या सेट एग्जाम दिया हो तो, या अगर आपसे यूनिवर्सिटी वाले इसके बारे में कहते हैं तो आप इनको ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद छठे नंबर पर आता है इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि इस स्कॉलरशिप पे आने के लिए दो ही रास्ते हैं। या तो आप यहाँ पे आके तुर्किश लैंग्वेज में पढ़ोगे, या तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ोगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हम तुर्किश लैंग्वेज में पढ़ें तो ये लोग आपसे किसी भी लैंग्वेज रिजल्ट के बारे में नहीं पूछेंगे। अगर आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है तो आप लोग यहाँ पे आएंगे और पहले साल आप लोगों को ये तुर्किश लैंग्वेज कोर्स कराएंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं, हम तुर्किश लैंग्वेज में नहीं पढ़ना चाहते बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और एक और बात भी बता दूं कि ये लोग यहाँ पे IELTS एक्सेप्ट नहीं करते, जब बल्कि TOEFL एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम वहाँ पे जाके इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करें तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग TOEFL प्रोवाइड करेंगे। इन सब डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को स्टार्ट में कोई भी अटेस्टेशन नहीं चाहिए होती है। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को तब देना होंगे जब आप लोगों का फाइनल रिविजन पीरियड चल रहा होगा। लेकिन अगर आप लोग पहले से ही अटेस्टेशन करवा दें तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि आप लोग बाद में बारी से बच जाएंगे। अब आ जाते हैं इस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन के एवलुएशन पीरियड पे। मैं आप लोगों को बता दूं कि एप्लीकेशन पीरियड जो होता है इसका ये स्टार्ट होता है 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक। इसके दरमियान आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है एवलुएशन प्रोसेस। जब आप लोग अपना फॉर्म सबमिट करा देते हो और एप्लीकेशन डेट्स क्लोज हो जाती हैं तो इसके बाद ये लोग इस आपके एप्लीकेशन को देखते हैं और उसको एवलुएट करते हैं। और ये एवलुएशन प्रोसेस तकरीबन मार्च से शुरू होता है, मार्च, अप्रैल और जाके मई में खत्म होता है। इसके बाद इंटरव्यू पीरियड शुरू हो जाता है। इंटरव्यू पीरियड जून और जुलाई में शुरू होता है। अगर आप लोगों को ये सिलेक्ट करते हैं तो ये लोग आप लोगों को ईमेल के जरिए इन्फॉर्म करते हैं कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया गया है और आपको फला तारीख पे, फला डेट पे आपकी इंटरव्यू होगी इस फला जगह पे। तो आप लोगों ने वहाँ पे जाके इंटरव्यू देनी होती है। और इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट की अनाउंसमेंट ये लोग अर्ली ऑफ अगस्त में करते हैं, मतलब कि अगस्त के स्टार्ट पहले 2 हफ्तों में ये करते हैं। अगर आपको ये सेलेक्ट कर लेते हैं, आपकी हर चीज क्लियर हो जाती है, तो ये लोग आपको एक ईमेल के जरिए बताते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है और आप अपने टिकट्स और वीजा के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। और अगर आपकी सिलेक्शन किसी भी वजह से नहीं हो जाती तो ये लोग आपको स्टार्ट में नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते, ना इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ये आपको अगस्त के पहले 2 हफ्तों में ईमेल के जरिए बता देते हैं कि आपकी सिलेक्शन रिजेक्ट हो गई है। तो जब आप लोग वीजा और अपने डॉक्यूमेंट्स हर चीज रेडी कर लेते हो, वीजा भी आ जाता है, तो क्लासेस की स्टार्टिंग सितंबर की एंड और अक्टूबर में होती है। तो जी दोस्तों, अभी बात करते हैं व्हाई टू चूज तुर्की, कि आपको अपने हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए तुर्की में क्यों आना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि तुर्की की बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छे पोजीशन पे आती है। दूसरा नंबर पर यहाँ पे अगर आप आते हो इस स्कॉलरशिप के जरिए पे, तो आप लोगों को यहाँ पे एक इंटरनेशनल माहौल मिलेगा, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मिलेगा, जहाँ पे दुनिया भर से लोग आए हुए होंगे, डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक रखते होंगे और आप लोगों को एक इंटरनेशनल माहौल में पढ़ने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और ये भी बता दूं कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज की रिसर्च फैसिलिटीज और एकेडमिक रिसोर्सेज बहुत ही एडवांस है। प्लस तुर्किश कल्चर और तुर्किश फूड का अपना ही मजा है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास तुर्की बुसलारी स्कॉलरशिप के बारे में और क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब मैं आप लोगों को दे दूं। एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था वो ये कि तुर्की बुसलारी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सबको। तो वहाँ पे जाके आप लोग जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। शुक्रिया।